आदाब नाज़रीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फ़हीम अहमद और अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क व बैरून मुल्क की खबरें। जामिया तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट। वज़ारत ख़ारजा ने एडवाइजरी जारी करके भारतीय शहरियों को इराक़ के 5 सूबों में न जाने का दिया मशवरा। बैनुल-अक़वामी तंजीम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा, दुनिया भर में गैर कानूनी सरगर्मी और मुतअद्दिद दहशतगर्द ग्रुपों को अब भी मिल रही है माली मदद। और 2011 क्रिकेट आलमी कप में सचिन तेंदुलकर के विक्ट्री लैप को करार दिया गया बेहतरीन स्पोर्टिंग मूवमेंट। इन सब के अलावा आलमी और खेल की दुनिया की और भी होंगी अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। जामिया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। शर्जील इमाम पर लगाया तशद्दुद के लिए उकसाने का इल्जाम और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रोल पर पुलिस जांच जारी। वज़ारत ख़ारजा ने इराक़ में बढ़ते तशद्दुद के पेश नज़र जारी की एडवाइजरी। इराक़ के 5 सूबों में ना जाने की दी सलाह। पाकिस्तान को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डालने पर आज FATF कर सकता है बड़ा फैसला। पाकिस्तान पर गैर कानूनी सरगर्मियों को बढ़ावा देने और दहशतगर्द ग्रुपों की मदद करने का है इल्जाम। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 1800 से ज्यादा अफराद हलाक। जापान HIV दवाओं से इलाज करने की तैयारी में। दिल्ली में वुहान से आए 406 लोगों में से 300 से ज्यादा लोगों को रिपोर्ट मनफी आने के बाद दी गई छुट्टी। और सचिन तेंदुलकर ने जीता लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड। लुई हैमिल्टन और लायंस मेसी ने मुश्तरका तौर पर जीता स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। दिल्ली में आज से एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज। 23 फरवरी तक होंगे मुख्तलिफ जुमरों में वेट लिफ्टिंग के मुकाबले। ग्रेको रोमन मुकाबले से शुरू होगी चैंपियनशिप। और अब सबसे पहले बात जामिया तशद्दुद की। जामिया तशद्दुद के ताल्लुक से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने चार्जशीट में शर्जील इमाम के अलावा दीगर 17 मुलजिमीन का नाम बतौर मुलजिम लिखा है और शर्जील पर तशद्दुद के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है। इन सभी 17 लोगों को पुलिस ने तशद्दुद मामले में गिरफ्तार किया था। 9 अफराद की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके से और 8 लोगों को जामिया इलाके से गिरफ्तार किया था। PFI के किरदार पर पुलिस की जांच अभी भी जारी है। तशद्दुद के दौरान 6 बसें और 3 प्राइवेट गाड़ियां तबाह हुई थी। चार्जशीट में तशद्दुद के दौरान 95 लोगों के जख्मी होने का जिक्र है, जिनमें से 47 पुलिस अफसरान हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं। इसके अलावा लोगों के बयानात भी हैं। कुल मिलाकर गवाह के तौर पर 100 लोग मामले में हैं। इससे कबल पुलिस ने तशद्दुद करने वालों की शिनाख्त करने के लिए पोस्टर जारी किए थे। और वज़ारत ख़ारजा ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय शहरियों को इराक़ के 5 सूबों नैनवा, सलाहुद्दीन, तिकरित, दियाला और वाकूबा, अंबर और रमादी और किरगिक ना जाने का मशवरा दिया गया है। मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग मजहबी मुनासबत से इराक़ जाना चाहते हैं वो नजब और करबला जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क शाम न जाएं। इराक़ से सड़क के रास्ते शाम न जाने का भी मशवरा दिया गया है। और बैनुल-अक़वामी तंजीम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने कहा है कि दुनिया भर में गैर कानूनी सरगर्मी और मुतअद्दिद दहशतगर्द ग्रुपों को अब भी माली मदद मिल रही है। FATF ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी की माली एआनत पर नज़र रखने वाली इस तंजीम के जरिए उसको रोकने के लिए ज़वाबित को सख्त बनाने के बावजूद दहशतगर्दों को रकम मिल रही है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन मुस्तकिल तौर पर माली मदद दस्तियाब करा रहा है और इन तंजीमों का अहम निशाना भारत है। उसने FATF से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। पेरिस में जारी एक हफ्ते के
IPF मुकम्मल इजलास में पाकिस्तान के बारे में फैसला किया जाएगा। उसे मशकूक मुल्कों की फहरिस्त में रखा जाए या ममनुआ ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए या उनसे बाहर किया जाए। और हुकूमत की आला मकसद वाली सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम को आज 5 साल पूरे हो रहे हैं। मुल्क में हर खेत की पैदावारी क़ुव्वत का जायजा लेने के लिए 2015 में ये स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम का मकसद किसानों को हर 2 साल में मिट्टी की सेहत पर मुश्तमिल कार्ड जारी करना है। साल 2015 से 2017 तक पहले मरहले में किसानों के माबेन 10 करोड़ से ज़्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए। दूसरे मरहले में मुल्क भर के किसानों को 11 करोड़ से ज़्यादा कार्ड दिए गए हैं। और सॉयल हेल्थ कार्ड की 5 साल कब्ल शुरुआत हुई थी। हमारे नुमाइंदे अनुज यादव ने मुजफ्फरनगर के किसानों से इस पर बात की। 19 फरवरी 2015 को सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव के अंदर। पहले किसान को इतनी जानकारी नहीं थी। जैसे ये योजना गवर्नमेंट ने चालू करी तो हमारे यहाँ बगरा केंद्र वाले भी और ये मेरठ वाले भी, मोदीपुरम वाले, इन डॉक्टर लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, यहाँ के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा सहयोग रहा और उन सब ने यहाँ से मिट्टी की जांच कराई। हमारे गांव में तो लगभग कोई बच ही नहीं रहा किसान जिसकी मिट्टी की जांच न हुई हो। उसके बाद में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मिट्टी में जो कमी मिली वो यूरिया की मात्रा ज़्यादा थी। हमारे यहाँ जितनी भी मिट्टी चेक हुई इनमें सब में पोटास की कमी आई हर खेत में। तो मिट्टी चेक होने के उससे इन्होंने बताया, फिर उसी हिसाब से पोटास डाल रहे, इसमें यूरिया की मात्रा घटेगी। पहले तो अपने हिसाब से गिरते खाद पानी जैसे गिर रहे, अब डॉक्टर बतावें उसी हिसाब से खाद गिरते हैं। इस योजना को शुरू करके बहुत फायदा हुआ किसान को। अब या तो उससे पता लग गया अगर भाई इसमें क्या क्या कमी है क्या नहीं है, तो उसी हिसाब से अब पोटास की कमी जो आई यहाँ तो पोटास डाल रहे, उससे यूरिया घटा दिया, डाई घटा दी। हमें मालूम ही नहीं था हमारी कमी में, जमीन में कमी क्या है। अब हमें सब चीज़ का पता लग गया। इससे हमारा यूरिया और जो DAP ये कम डालने लगे हम, तो कम से कम 1 एकड़ में 5,000 रुपये से कम की बचत, ज़्यादा बचत होती है हमें। जिस तरीके से एक इंसान के शरीर को सारे पोषक तत्व चाहिए, सारे विटामिन चाहिए, इसी तरीके से जो फसलें हैं, अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग मौसम की फसलें हैं, उनको भी पोषक तत्व चाहिए। ये बात अब देश का हर किसान जानने लगा है और उसी के हिसाब से खेती करने लगा है और अब खेती घाटे का नहीं फायदे का सौदा साबित होता जा रहा है। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ अनुज यादव, DD न्यूज़, मुजफ्फरनगर। और अब बात COP13 की। भारत का COP13 में कौन कौन से अहम मसले उठाने वाला है, इस पर हमारे नुमाइंदे तपस भट्टाचार्य ने माहौलियात की वजारत के सेक्रेटरी CK मिश्रा से बात की। आइए देखते हैं COP13 की अहम बातें। COP13 की शुरुआत हो चुकी है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सेक्रेटरी CK मिश्रा, जो बात करेंगे कि क्या क्या अहम मुद्दे हैं जिस पे इस COP13 में बात की जा सकती है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, माइग्रेटरी स्पीसीज़ के मामले में और मैमल के मामले में हमेशा से ही आगे रहा है और अब ये स्थिति है कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत हुई है, इसकी लीडरशिप स्टैब्लिश हुई है। इसलिए पूरा विश्व जो है वो अपेक्षा के साथ भारत की ओर देख रहा है। भारत प्रमुख रूप से 3 स्पीसीज़ को अपेंडिक्स 1 में लाने के लिए कोशिश कर रहा है और गैंजेटिक डॉल्फिन के लिए उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका कंजर्वेशन बेहतर हो। गैंजेटिक डॉल्फिन की बात करें, कुछ शार्क की भी जातियां हैं और उसके साथ साथ जो मरीन लाइफ, जो एक्वेटिक लाइफ है, क्या उस पर एक तरह से एम्फेसिस दिया जा रहा है? एक्वेटिक लाइफ बहुत आवश्यक है 2 कारणों से। एक तो हमारी ब्लू इकोनॉमी उससे सुदृढ़ होती है और अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, और दूसरा जो मरीन रिचनेस है भारत में, जो हमारी फ्लोरा फौना है एक्वेटिक लाइफ में, उसको हम सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और विभिन्न देशों से जब हम बात कर रहे हैं तो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में तकनीकी रूप से, रिसोर्स के रूप से कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करके इसको बेहतर कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसको लेके इस वक्त भारत लीड कर रहा है कि इसको शायद COP13 का सबसे बड़ा अहम एक मसला हो? देखिए, भारत 2 चीज़ों को इस बार मजबूती के साथ रखेगा। एक तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की बात है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम चाहते हैं कि इस फ्लाईवे में जो भी
माइग्रेटरी स्पीसीज़ आती हैं, चिड़ियाँ आती हैं, उनकी सुरक्षा हम कैसे करें, और जहाँ वो लैंड करती हैं जिस देश में, वहाँ उनका प्रिजर्वेशन कैसे हो। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। हम बहुत ज़ोर से इस बार मरीन लिटर का मुद्दा लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि मरीन लिटर एक विशेष करके प्लास्टिक के पृष्ठभूमि में बहुत ही महत्वपूर्ण इशू बन गया है। और हम चाहते हैं कि इस तरह के जो देश हैं, आसियान के जो देश हैं, इस में जो देश हैं, सब मिलके मरीन लिटर पे काम करें। तो वो एक हमारा दूसरा मुद्दा होगा। तीसरा जो हम बहुत मजबूती से रखना चाहेंगे कि जो कॉरिडोर्स हैं जानवरों के, जो दूसरे देश की बाउंड्री से लगते हैं, सुंदरबंस हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, इस तरह के जो कॉरिडोर्स हैं उसमें कैसे बायलैटरली द्विपक्षीय रूप से दो देश मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये 3-4 इश्यूज हैं जिसको हम सुदृढ़ता के साथ अभी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें तो ये थे CK मिश्रा, जो बता रहे थे कि इस बार भारत एक तरह से लीड कर रहा है और कोशिश यही है कि जो 2-3 मुद्दे इन्होंने बताए उस पर एक सहमति हो और एक तरह से COP13 जो है एक सक्सेसफुली कंप्लीट हो। कैमरामैन सुमित नौडिया के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, DD न्यूज़, गांधीनगर। और अब बात इंतखाबी कमीशन की। इंतखाबी इस्लाहात के ताल्लुक से ज़ेर इल्तिवा सिफारिश के दरमियान इंतखाबी कमीशन इस सिमत में आगे बढ़ने के लिए वजारत कानून के साथ मीटिंग कर रहा है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी कमीशन की वजारत कानून के सेक्रेटरी के साथ मीटिंग के दौरान तरामीम में वोटर ID कार्ड को आधार से मुंसलिक करने, नए वोटरों के लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की सहूलियात देने और सर्विस वोटर के लिए सिनफी गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने जैसे मसाइल पर गौर की जाने का इम्कान है। इंतखाबी कमीशन के साथ कानूनी सेक्रेटरी G नारायण राजू समेत महकमा कानून के सीनियर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल करने वाले शराब के मफरूर ताजिर विजय माल्या की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी हो गई। समाअत अब होली के बाद होगी। ED की जानिब से माल्या ने भारत में अपनी जायदाद जब्त करने की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल की थी। माल्या पर सरकारी बैंकों की तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए गबन करने का इल्ज़ाम है। विजय माल्या ने तकरीबन 6 महीने कबल अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम वाली सभी इमलाक जब्त करने पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इससे कबल उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी कि जो कि मुस्तरद कर दी गई। और अब एक अच्छी खबर, बरतानिया और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। अमेरिका के तहकीकी इदारे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने एक रिपोर्ट में तफसील दी है कि भारतीय मईशत ने 2019 में बरतानिया और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत GDP के मामले में 2,940 अरब डॉलर के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत खुद कफील बनने के पहले की पॉलिसी से अब आगे बढ़ गया है और अब वो एक खुले बाजार वाली मईशत की शक्ल में तरक्की कर रहा है। बरतानिया की मईशत 2,830 अरब डॉलर थी, जबकि फ्रांस की मईशत 2,710 अरब डॉलर थी। और अब बात कोरोना वायरस की। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 1800 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ जापान HIV दवाओं से कोरोना वायरस का इलाज करने की तैयारी में है। इस दरमियान कोरोना वायरस से मुतासिर चीनी शहर वुहान से भारत लाए गए और दिल्ली में ITBP के एक कैंप में रखे गए 406 में से तकरीबन 302 अफराद को छुट्टी दे दी गई है। सभी लोगों को हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन तक पहुँचाने के लिए सहूलत हुकूमत ने फराहम कराई थी। कैंप में रह चुके अफराद को कल सुबह यहां से छुट्टी दे दी जाएगी, जो बाकी अफराद रह चुके हैं। और बेल्जियम के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में 2 फरीकी उमूर पर यूरोपीय यूनियन के लीडरों के साथ बातचीत की। वजीर खारजा ने यूरोपीय कमिश्नर फिल होगन से भी मुलाकात की और भारत यूरोपीय इक़्तिसादी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल एस जयशंकर ने यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय यूनियन ग्रीन डील के कारगुजार नायब सदर और बैनुल-अक़वामी ताउन से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर से भी मुलाकात की थी। अपने दौरे के दौरान ब्रसेल्स ने यूरोपीय यूनियन की खारजी उमूर की कौंसिल की मीटिंग में वज़ीर खारजा ने मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए खारजा, सफ़ीरों और सीनियर अफसरों के साथ बातचीत की। जर्मनी के दौरे के बाद ब्रसेल्स पहुंचे वज़ीर
खारजा ने अपने बेल्जियम के हममनसब फिलिप गॉफन से भी मुलाकात की। और दिल्ली में वाक़ इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट ने अपने अहाते को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से पूरी तरह पाक करने का ऐलान किया है। एयरपोर्ट ने प्लास्टिक की थैलियाँ, खुर्दनी अशिया, पीने के पाइप जैसे प्लास्टिक के सामान समेत 45 तरह के सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक में दुकानों पर सामान के लिए दी जाने वाली थैलियाँ, खाने की पैकिंग, बोतल, कंटेनर, खुर्दनी अशिया, पीने के पाइप और दीगर सामान मिलने बंद हो गए हैं। खुर्दनी अशिया और पीने के सामान के लिए स्मार्ट और फ्रेंडली पैकेजिंग के अलावा कागज़ या माहौल दोस्त थैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। और नाज़रीन, अब चलते हैं हमारी साथी साइमा के पास तिजारती, बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरों के लिए। जी साइमा, बताएं क्या कुछ ख़ास है आपके पास? बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम, हमें आज की बड़ी और अहम खबरों से वाकिफ़ कराने के लिए। खबरें अभी मज़ीद हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तिजारत और मईशत की खबरों की। जहां कोरोना वायरस के असर से दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी एप्पल का प्रोडक्शन भी मुतासर हो रहा है। एप्पल के सरमायाकारों को आगाह किया गया है कि वो दूसरी सहमाही के माली हदफ को हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आईफोन की प्रोडक्शन में कमी आ गई है। कंपनी ने कहा था कि उसके सभी आईफोन हुबई सूबे के बाहर तैयार होते हैं और ये कि अब सभी जगहों को फिर से खोल दिया गया है। एप्पल का कहना है कि चीन में आईफोन की मांग में भी कमी आई है, क्योंकि एप्पल के 42 रिटेल स्टोरों में से कई बंद हो गए हैं। एप्पल पहली बड़ी अमेरिकी कंपनी है जिसने ये तस्लीम किया है कि कोरोना से इक़्तिसादी सूरत हाल मुतासिर हुई है। और दिल्ली के इंडिया गेट पर विंटेज कारों की लगी खूबसूरत नुमाइश में पुरानी गाड़ियों का एक जमे खफीर देखने को मिला, जिससे दूर दूर से आए कार के शायकीन का दिल जीत लिया। इन कारों में 1938 मॉडल की रोलेस रॉयल 2530, मासरेटी 3500 GT व्रेगल सीडर, 1939 मॉडल की ब्यूक रोड मास्टर कन्वर्टेबल, 1938 की लेंसिया एस्टूरा सीरीज 4, 1930 की BMW 315 DA2, कैब्रियोलेट, इन जैसी इन कारों ने सभी को देखने के लिए मजबूर कर दिया। और रैली में विंटेज बाइक्स भी शामिल हुई। अमेरिका, ब्रितानिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, कनाडा समेत कई ममालिक के 10 मोटरिंग मास्टर पीस यहां देखने को मिले। इस रैली में मुल्क की कई रियासतों से भी शुरा शामिल हुए। और अब बात करते हैं आलमी खबरों की। जहां चीन में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है, इससे तकरीबन 1800 से ज़ायद लोग मारे गए हैं और 70,500 मामले सामने आए हैं। इस दरमियान आलमी सेहत तंजीम के नुमाइंदा वफ्द ने कल से बीजिंग और गुआंगजोंग और सूबे में जांच शुरू कर दी है। WHO ने कोरोना वायरस के कहर पर मुकम्मल रोक लगाने के खिलाफ इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि चीन के बाहर इस बीमारी से आबादी का एक छोटा सा हिस्सा मुतासिर है। और कोरोना वायरस से निपटने के लिए जापान एक नई तदबीर पर काम कर रहा है। काबीना के चीफ सेक्रेटरी योशिहिडे सुगा ने बताया है कि HIV की दवाओं के जरिए कोरोना वायरस इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए जल्द तजर्बे शुरू किए जाएंगे। सहाफ़ियों से बात करते हुए सोगा ने कहा है कि इसके लिए तैयारी शुरू करने की बात कही, हालांकि उन्होंने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। नई दवा को मंजूरी मिलने में कितना वक्त लगेगा? ख्याल रहे कि जापान में अब तक 500 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 450 से ज़्यादा मामले योकोहामा बंदरगाह पर मौजूद क्रूज जहाज़ में सामने आए हैं। और दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेज़ॉन के CEO जेफ बेजोस ने कहा है कि वो आबो हवा की तब्दीली के खतरे से निपटने के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर का एक नया फंड बनाने के लिए अहद बस्ता है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए अपने बयान में जेफ बेजोस ने कहा है कि ये फंड उन साइंसदानों, कारकुनों और NGO की मदद करेगा जो फितरत के तहफ़्फ़ुज़ में कोशा है। और शाम में रूस और शामी हुकूमत के हवाई हमले मुसलसल जारी हैं। तुर्की की सरहद से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वाक़
दार ताज़ा में हमलों में कई शहरी जख्मी हुए हैं। यहां मौजूद 2 अस्पताल भी फिजाई हमलों की जद में आ गए हैं। शामी फौज ने कहा है कि हलब में दर्जनों शहरियों पर उसने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है और जंगजू ग्रुपों को वहां से निकाल दिया गया है। फिजाई हमलों की वजह से हजारों शामी शहरी अपने घरों को छोड़कर तुर्की से मुत्तसिल सरहद पर पहुंच रहे हैं। गुज़िश्ता 4 दिनों में ही 40,000 से ज्यादा अफराद हलब सूबे को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पीर को एक बयान में कहा है कि 1 दिसंबर से हो रहे फिजाई हमलों की वजह से तकरीबन 9 लाख अफराद शहर छोड़ चुके हैं। और ईरान में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए मुहिम जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दबाव वाली पॉलिसी से ख़राब हालत से गुजर रही मईशत में हो रहे इन इंतखाबात में बड़े बड़े वादे ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन ईरानी अवाम इन वादों पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई के दरमियान ज़्यादातर राय दहंदगान रोज़मर्रा दरपेश मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं। इसी दौरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के मोमिनीन को उम्मीद है कि 21 फरवरी को होने वाली वोटिंग में अवाम उनके हक में वोट करेंगे। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में एक मजहबी रैली में हुए मुश्तबा खुदकुश बम धमाके में पुलिस एहलकारों समेत कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और 23 दीगर जख्मी हो गए हैं। ये धमाका क्वेटा शाहरा पर अदालत के करीब प्रेस क्लब में एक रैली में हुआ। यह हमला ऐसे दिन हुआ है जब पाकिस्तान पहुंचे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल में इसलाह को काफ़ी अहम बताया। और अब खबरें खेल के मैदान से। जहां बर्लिन में मुनक़िद लॉरेंस अवार्ड्स का 20वां एडिशन कई मानों में खास रहा। फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन और बार्सिलोना के फॉरवर्ड लाइन मेसी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का मुश्तरका फातेह करार दिया गया, क्योंकि अवार्ड्स की 20 साल तारीख में पहली बार वोटिंग टाई रही। मर्सिडीज ड्राइवर हैमिल्टन ने 2019 में 6ठी बार फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। दूसरी तरफ मेसी ने रिकॉर्ड 6ठी बार बैलन डी और जीता था। भारत के लिए भी अवार्ड की ये तकरीब यादगार रही। 2011 में क्रिकेट आलमी कप जीतने के बाद नौजवान खिलाड़ियों के जरिए सचिन तेंदुलकर को कंधों पर उठाकर किए गए विक्ट्री लैप को गुज़िश्ता 20 बरस का बेहतरीन स्पोर्टिंग मूवमेंट करार दिया गया। और भारत ने उज़्बेकिस्तान में जारी एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में चांदी के 5 और कांसे के 6 तमगे जीतने में कामयाबी हासिल की है। 45 किलोग्राम जुमरे में KVL पुनी कुमारी ने यूथ गर्ल्स और जूनियर खवातीन जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। वहीं सिद्धांत गोगोई ने 61 किलोग्राम जुमरे में यूथ बॉयज़ और जूनियर मर्द जुमरे में चांदी का तमगा अपने नाम किया है। 49 किलोग्राम जुमरे में मुकुंद आहिर ने यूथ बॉयज़ जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। 45 किलोग्राम जुमरे में हर्षिदा गोड़ ने 2 कांसे के तमगे जीते हैं। उन्होंने यूथ गर्ल्स और जूनियर खातून जुमरे में कांसे के तमगे जीते हैं। कांसे का तमगा जीतने वाले दीगर लिफ्टर्स में बोनी मानखिया, निर्मला देवी, एस गुरुनाइडो और गोलोम टिंको शामिल रहे। इस टूर्नामेंट में 20 एशियाई ममालिक के 197 एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं। इस दरमियान दिल्ली में आज से एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज हो रहा है। 23 फरवरी तक मुख्तलिफ जुमरों में वेट लिफ्टिंग के मुकाबले होंगे और ग्रेको रोमन मुकाबले में होगी चैंपियनशिप की शुरुआत। मुल्क के नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने के लिए हो रहे खेलो इंडिया में पहली बार यूनिवर्सिटी कैंपस को शामिल किया गया है। 22 फरवरी से भुवनेश्वर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए पीर को दिल्ली में खेलकूद के वजीर के जरिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इनेकाद की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इन खेलों का इनेकाद 22 फरवरी से 1 मार्च तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। और कुछ और दिलचस्प और अहम खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने साथी फ़हीम के पास। जी साइमा, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, और अहम और दिलचस्प खबरें। मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में पहली सेंट मेमोरियल
इंस्टीट्यूट के 28वें सालाना एडिशन के मौके पर आर्ट मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले में तकरीबन 2000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी खूबसूरत फनकारों के तवस्सुत से कसरत में वहदत का पैगाम दिया। और नाज़रीन, अब एक नज़र मुल्क के चंद बड़े शहरों के दर्जाए हरारत पर। और नाज़रीन, शाम 6 बजे में अब वक्त हो चला है आपसे रुख्सत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा में अपनी सहर खेज़ मौसीकी से शायकीन के दिलों पर हुकूमत करने वाले खयाम साहब का आज यौम पैदाइश है। वो फिल्मी दुनिया में उमर खयाम के नाम से मशहूर हुए। 1927 में पंजाब में पैदा हुए खयाम का असली नाम मोहम्मद ज़हूर खयाम है। उमराव जान, फुटपाथ, बाजार, थोड़ी सी बेवफाई, त्रिशूल और कभी कभी जैसी न जाने कितनी ही फिल्मों में उनकी मौसीकी ने रूह फूंकी। खयाम साहब 19 अगस्त 2019 को इस दारिफानी से कूच कर गए। आप उनके लाजवाल नगमों से महजूज हों और हमें दे इजाज़त। आदाब। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल